अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं कोई टॉपिक नहीं लेकर आई। आज हम अपनी रूटीन डिस्कस करेंगे और क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि अपनी जो रूटीन है ना वो टिप्स के साथ शेयर करें, और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि आपके व्लॉग्स में आप एक बात एक दफ़ा मना करती हैं तो दूसरी दफ़ा वो करने के लिए कहती हैं। तो आज मैं वो भी अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देकर ना मैं आपको उस बात को क्लियर करूँगी। देखिए, ज़िंदगी जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ़ एक ही असूल पर तो नहीं गुजारी जा सकती। एक ही बात जब हम एक दफ़ा करते हैं ना तो वो एक जगह पर तो लागू होती है, लेकिन सेम टाइम दूसरी जगह पर वो लागू नहीं होती। तो हमें हर जगह बहुत मुहतात रहकर बहुत अच्छे तरीके के साथ ना हर चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी अपने बेटे के लिए, बच्चों के लिए शेक। मेरे बच्चे जो है ना बादाम भिगो कर नहीं खाते, पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं रात को बादाम भिगो देती हूँ और खजूरें कुछ भिगो देती हूँ और फिर सुबह मिल्क शेक जो है ना बनाकर उनको दे देती हूँ। इस तरह से वो पी लेते हैं। अगर आपके बच्चे इस तरह से नहीं पीते ना तो आप इसको छान लेंगी ना तो इसमें बनाने के बाद भी बारीक, क्योंकि रह जाते हैं ना थोड़े थोड़े से बारीक, तो कई बच्चे वो भी नहीं पीते, फिर पसंद नहीं करते। तो आप उसको अगर छान लेंगी तो फिर तो बच्चे बड़े आराम से बहुत टेस्टी शेक बनता है। आप उस तरह से बच्चों को दे सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे मैं कहती हूँ खामोश रहना जो है ना ये औरत की ताकत होती है। ये मैंने एक पूरी वीडियो इसके ऊपर बनाई थी और वाकई में मैं कहती हूँ खामोशी जो है ना वो असल औरत की ताकत तो इसमें छुपी होती है। लेकिन हर जगह खामोश रहना जो होता है ना वो ठीक भी नहीं होता। कहीं जगह तो हमें जहाँ हमारी इज़्ज़त पे बात आए या हमें लगे कि यहाँ पे हमारा नुकसान है, ये ठीक नहीं है, तो वहाँ पे आपको ज़रूर बोलना चाहिए। या जहाँ जुल्म हो रहा हो, जुल्म को बर्दाश्त करना भी जुल्म पे अगर हो रहा है वहाँ पे खामोश रहना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफ़ी है। बल्कि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जुल्म को बर्दाश्त करना जुल्म को बढ़ावा देने के मुतरादफ़ है। कि आप अपने मैसेज ये दे रहे हैं लोगों को कि ठीक है, ये जो मेरे साथ अगर जुल्म हो रहा है, अगर कोई मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है या हार्श वर्ड यूज़ कर रहा है या फ़िज़िकल अगर कोई आप पे मतलब कि मार पिटाई वाला कोई काम है, तो आप मैसेज दे रही हैं कि इट्स ओके, ये ठीक है, मतलब कि ये काबिल बर्दाश्त है। नहीं, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे आपको खामोश रहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जैसे मैं एक बहुत एग्ज़ाम्पल आपको ट्रू एग्ज़ाम्पल देती हूँ अपनी लाइफ की कि शादी से पहले ना मैंने ऑफ़िस जॉब की थी। तो खुश अखलाक़ी से बात करना चाहिए हर किसी से, लेकिन आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपका लहजा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको छोटी सी भी बात पर किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको कोई छोटी सी बात कहे ना तो आप इस तरह से बिहेव करें कि किसी को पता चल जाए कि आपके साथ बदतमीज़ी नहीं की जा सकती, आपके साथ कोई छोटी सी भी गलत बात नहीं कर सकता। मुझे अगर कोई छोटी सी भी बात करता था ना मैं उसको बहुत बड़ा कर यानी कि बताती थी कि ये बात ऐसे हुई तो हुई क्यों, ताकि अगर एक बंदे ने आपसे छोटी सी कोई बात की है ना, सबको ये अंदाज़ा हो जाए कि इस मैडम के साथ कोई गलत बात नहीं की जा सकती, यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो सकता, कोई बात काबिल कबूल नहीं है इनके लिए। तो अगर आप छोटी सी बात, किसी कोई गलत बात आपसे करता है ना, आप मुस्कुरा कर इग्नोर कर देती हैं या आप कहती हैं चले कोई बात नहीं, या आप आइंदा वैसे ही उसके साथ बिहेव करती रहती हैं, एज़ रूटीन के साथ चलती रहती हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं, बदतमीज़ी कर सकते हैं या ज़हनी टॉर्चर करते हैं, यकीन करें लोग इस तरह से। आप वहाँ पे आप खामोश मत रहें। वहाँ पे मैं बड़ी लड़ाकी मशहूर थी, यकीन करें, और चुप नहीं रहती थी किसी छोटी सी भी बात पे, और सब लोग डरते थे। वहाँ पे आपका डर होना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में कि कोई आपके साथ बदतमीज़ी ना कर सके, गलत बात ना कर सके। अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियाँ के साथ कोई छोटी सी बात करके बदतमीज़ी करता है ना तो वो चुप कर जाती हैं, डर जाती हैं कि अगर हमने किसी और को बता दिया तो हमारी इंसल्ट होगी। इसमें इंसल्ट वाली कोई बात नहीं होती। इसमें आप का डर होना चाहिए कि कोई आप दूसरे की इंसल्ट कर दिया करें कि उसने आपके साथ ऐसे क्यों बात की है, तो फिर सबको ये अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली, और आप फिर सुकून के साथ अपनी जॉब कर सकती हैं, सुकून के साथ अच्छी स्ट्रॉन्ग बनकर ना अपनी लाइफ गुजार सकती हैं।
तो अच्छा, और इसके बाद अगर जब मेरी शादी तय हो गई और मैंने जॉब छोड़ देनी थी लास्ट मंथ में, हमारी बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में से एक फ़ीमेल डायरेक्टर होती थी हमारी, और उन्होंने यकीन करें मुझे कहा कि मुझे बड़ा डर है कि तुम इतनी लड़ाकी हो कि तुम्हारा ससुराल में गुजारा कैसे होगा, मुझे बड़ा डर है कि तुम्हारी शादी कैसे चलेगी। यकीन करें उन्होंने मुझे ये अल्फाज वर्बली बिल्कुल एज़ इट इज़ कहे, और मैं मुस्कुरा कर चुप कर गई, क्योंकि मुझे पता था मैं अपने घर में तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर जब मेरी शादी हुई तो, और इसके लिए भी मैंने एक पूरी वीडियो अपलोड की है कि आप शादी से पहले कुछ मंथ किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए, किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। आपको खामोशी के साथ सबको ऑब्ज़र्व करना होता है। आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा, और मैंने भी ऐसे ही किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ। और आप ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि आप किसी के बारे में नहीं जानते होते। आपको कोई बताता भी है ना किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि फ़लाँ बंदा ऐसा है, वो हमारे साथ ऐसे उसने बिहेव किया, फ़लाँ वक्त उसने ऐसे किया। आप किसी को जज करने के लिए वो चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल ना करें, अपने जहन में फीड ना करें, बस सुने और मुस्कुरा कर साइड पे हो जाएं। ठीक है, सिर्फ मुस्कुराना है आपने हर किसी की बात पर, और आपने कोई बात को किसी की बात पे किसी दूसरे को जज नहीं करना कि कोई हाँ अच्छा वो ऐसा है, मैं तो इसी हिसाब से फिर उसको डील करूँगा, ऐसे ही जहन में रखूँगा। और हो सकता है वो दूसरा बंदा अगर उसके हिसाब से अच्छा नहीं है या उसके लिए अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वो वैसे इन जनरल वो बंदा अच्छा हो, और आप उसी तरीके से उसकी बातों को दिल में रख के जहन में रख कर आप उसके साथ ट्रीट करें, तो आइंदा आपके लिए मामलात ख़राब हो जाएं। और होता भी ऐसे ही है। खामोश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर मैंने औरतों को देखा है आते ही छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करती थी। अगर वालदा ने कुछ कह दिया, अगर किसी नंद ने कुछ कह दिया, तो जल्दी से अपने हस्बैंड को शिकायत लगाएंगी कि तुम्हारी माँ ने ऐसे कह दिया, तुम्हारी बहन ने ऐसे कह दिया। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं होती, और ऐसी छोटी छोटी बातें करके ना तो माहौल ख़राब कर देती हैं और अपनी इज़्ज़त ख़राब कर लेती हैं। यकीन करें अपनी इज़्ज़त ख़राब कर लेती हैं, और फिर वो सारी उम्र के लिए ना बस कुछ नहीं, कोई हालात नहीं होते ऐसी औरतों के। वो अपनी अगर कोई किसी फिर उन ऐसी लोगों की अगर कोई बाद में चल के इज़्ज़त करता भी है ना, सिर्फ उनके डर की वजह से, उनकी ज़बान की वजह से कि ये इनकी ज़बान के शर से महफूज रहें, वरना कोई इज़्ज़त नहीं होती ऐसे इंसान की जो बोलता है बिला वजह, थोड़ा सा काम करता है और सारे जहान को बताता है कि मैंने ये काम किया है, मैंने इस तरह से कर दिया है। अपना ही मैंने औरतें देखी अपना काम करती हैं, अपने सारे काम करती हैं, लेकिन रोला ऐसे डालती हैं कि जैसे ना सारा पूरे घर के दूसरे लोगों का काम भी ना इन्होंने अपने सर पे उठाया हुआ है। और कोई फ़ायदा नहीं होता बकवास करने का, इस तरह से ऊंची ऊंची बोलने का, या खामोशी में जो औरत की ताकत है ना वही सबसे ज़्यादा ताकत है और इज़्ज़त है। और तो अब आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हर चीज़, हर असूल जो है ना हर जगह पे डिफरेंट होते हैं, और हर जगह मैं बताती भी हूँ कि आपको कहाँ खामोश रहना है और किस वजह से खामोश रहना चाहिए। और जो चीज़ें भी आपको लगता है ना कि ये यहाँ पे आपने ये कहा है कि ऐसे करना चाहिए और यहाँ पे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो ये चीज़ें रिलेट करती होती हैं कंडीशन के हिसाब से, आपके आगे कौन है, किसके साथ आप बात कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी आलू और शिमला मिर्च। तो अच्छा, इसमें आप यहाँ पे ना कोशिश किया करें कि सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो आराम से बैठ के पहले बना लिया करें। तो बाकी जो ज़्यादा जो काम करने वाले होते हैं ना, यानी जैसे मैंने शिमला मिर्च जो थी ना वो धोने के बाद कटिंग करके, प्याज और शिमला मिर्च मैंने कटिंग कर ली थी अच्छे से बैठ के, और फिर बाकी जो आलू थे वो मैंने बाद में इसलिए रखे थे कि जब ज़ाहिर है जब मैं मसाला भुनाई करनी है तो मुझे थोड़ा वहाँ खड़ा होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो मैं तब तक आलू छील लूँगी। इतना थोड़ा सा काम आप साथ खड़े होकर कर लिया करें, लेकिन ज़्यादा जो सब्ज़ी बनाने वाला काम है कोशिश किया करें कि बैठ के करें, क्योंकि मुझे भी ना पहले आदत यही होती थी कि मैं ना साथ ही थोड़ा सा प्याज कटिंग किया और मसाला रख देती थी, साथ ही सब्ज़ी कटिंग करने लगा जाना खड़े होके, वो सारे काम जल्दी जल्दी साथ साथ करते जाना। और अगर मैंने स्टिचिंग करनी है, छोटे बच्चे थे तो मैंने कहना कि स्टिचिंग अगर कोई कर रही है ना कुछ, तो मैंने कहना खड़े होकर ना टेबल पे मशीन रख के तो मैं खड़े होकर कर लेती होती थी, कि उसमें यह आसानी होती थी कि अगर किसी बच्चे ने कुछ यूरन कर दिया है तो आप उसको जल्दी से मैनेज कर लेती हैं। अगर किसी बच्चे को थोड़ी देर बाद खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, आप तब देने के लिए जल्दी से सिलाई छोड़ के तो आप उसको दे देती हैं और फिर आपके दोबारा अपना काम शुरू कर देती हैं। या बीच में अगर मुझे कुकिंग करनी है तो वो मैं जल्दी से जाके वो साथ कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा उसको करती जाऊँगी, या मैंने अगर मशीन लगाई हुई है साथ में वो करी जाऊँगी, और खड़े होकर साथ साथ स्टिचिंग कर लेती थी। तो इस खड़े होकर हर काम करने का मुझे इतना नुकसान हुआ ना कि मेरी बहुत जल्दी, एक तो मेरा वेट भी इंक्रीज़ हुआ इसकी वजह से, और दूसरा जो है ना मेरे घुटनों में पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। अच्छा, घुटनों में पेन की वजह से मुझे याद आया एक और चीज़, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी कि मैंने उसके लिए ना फूल मखाने
खाने जो है ना वो अपनी डेली रूटीन की आदत बनाइए, ये बहुत ही अच्छे होते हैं जोड़ों के लिए। इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसकी मैंने एक रेसिपी भी अपलोड की हुई है, मीठे फूल बनाने वाली। अच्छा, उधर मैंने रख दिया है सालन, मैंने यानी कि कटिंग कर ली थी मैंने, साथ ही आलू छील के डाल दिए और हंडिया मैंने रख दी इसमें पानी डाल के पकने के लिए, और साथ ही मैंने अब आटा गूँधने के लिए आप साथ ही आटा गूँध लें। तो इसलिए मल्टीपल टास्किंग किया करें। आटा गूँधने के लिए एक बेहतरीन टिप ये है कि आप पहले परात जब हम वॉश करते हैं ना तो परात गीली हो जाती है, फिर जब हम उससे आटा डालते हैं ना गूँधने के लिए तो उसमें चिपक जाता है, और फिर जब आप गूँधते नहीं हैं ना बीच नीचे से आप नाखूनों के साथ कुरेदती रहती हैं कि इसको साफ़ करें परात को। तो इसलिए बेहतरीन ये होता है कि आप परात वॉश करने के बाद ना थोड़ा सा पानी डाल लें उसमें। मैं अक्सर नहीं बल्कि हमेशा मैं डालती हूँ, और मेरी परात के साथ आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकता। और दूसरी बात ये कि जब आप गर्मियों में आटा गूँधें तो जो पानी है ना इसको थोड़ा सा ठंडा लिया करें। जैसे कूलर में हमने ठंडा पानी पीने के लिए डाला होता है ना, वो थोड़ा सा इसमें ऐड कर लिया। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, यानी कि गर्म ना हो, टूटी का गर्म होता है ना, अक्सर नल का पानी गर्म होता है गर्मियों में, तो आप ठंडा पानी लें यहाँ में थोड़ा सा मिक्स कर लें। और उसके बाद क्या करें कि और अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी करें, नीम गर्म सा पानी, उसके साथ आटा गूँधें तो आटा बहुत प्यारा होता है। और यहाँ पे मैंने आटा माशाल्लाह गूँधना भी ज़रा ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं रोज़ आटा इस तरह से भिगोने के बाद ना रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, यानी कि इसको भिगो के रख देती हूँ। बाकी फिर कोई और काम कर लेती हूँ, जैसे मुझे बर्तन वॉश करने वाले थे वो मैं वॉश कर लूँगी, और तो जब तक मैं इसको भिगो के रख दूँगी और ये 5-10-15 मिनट तक ना बड़ा अच्छा इतना सॉफ्ट हो जाता है ना, बस फिर इसको 2 मुखियाँ दूँगी और इसको मैं उठा के रख दूँगी। और ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि अब ये बर्तन ना काफ़ी जमा हो गए थे। मैं सुबह आज 5 बजे ना मैं घर से चली गई थी, हमारी अम्मी जान की ना तबीयत ठीक नहीं थी रात से, तो सुबह 5 बजे ना उन्हें फिर बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई थी, उनके ना पथरी थी उनके पित्ते में, तो इस वजह से सुबह 5 बजे उनके बहुत ज़्यादा पेन शुरू होगी। फिर मैंने तो बस बच्चों को मदरसे भेजा और बेटियां भी मेरी सोई हुई थी, तो मैं फिर चली गई थी। और बर्तन इस वजह से मेरे सुबह के पड़े हुए थे, और यानी कि आने के बाद फिर मैंने जो बर्तन यूज़ किए थे, लस्सी वगैरह बनाई थी और बाकी दूध के बर्तन जो सालन वगैरह बर्तन खाली हुए ना वो वैसे ही पड़े हुए थे। तो इसमें बड़े बड़े बर्तन जो थे वो पहले आप निकाल के वॉश करके साइड पे कर लें, तो फिर आपको ना बर्तन कम हो जाते हैं, वरना तो ऐसे लगता है जैसे अंबार लगा हुआ है और बर्तन पता नहीं 2 दिन भी लग जाएंगे, बर्तन धुलने ही नहीं है। तो बड़े बर्तन या तो पहले पानी डाल के साइड पे कर दें, या फिर उनको पहले निकाल के वॉश कर लें, और फिर उसके बाद सिंक में थोड़े से बर्तन रह जाते हैं, फिर आप उसको आराम से रिलीज़, जहन ना बिल्कुल सुकून सा हो जाता है। अच्छा, थोड़े से ही बर्तन है, इतने ज़्यादा तो नहीं थे। जब आप बड़े बर्तन, ये देखिए 3 पतीलियाँ मैंने निकाल ली है ना, तो उसके बाद थोड़े से बर्तन थे, बस प्लेटें वगैरह थी और कोई एक बाउल था आटे वाला शायद, तो बस वो भी वॉश हो गए। और तो इस तरह से ना आप साथ साथ सारे काम मल्टीपल टास्किंग किया करें। साथ ही मैंने देखिए हंडिया भी रख लिया है और आटा भी मैंने गूँध लिया है, और ये भी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने ये भी मैं कहती हूँ कि आप अपने ऊपर इतना बोझ ना डालें कि आप किसी के काम के लिए हर वक्त हाँ ना कहें, लेकिन ना कहना भी सीखें। लेकिन जब किसी को मजबूरी हो तब आप ये नहीं कि आप तब आप कहें कि नहीं मैं ये कर ही नहीं सकती, अब तब अपने सुकून को आप प्रेफर करें कि नहीं मुझे आराम करना है, या बस मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैंने किसी का काम कर दिया। तो जैसे अब आज सुबह से मैं गई हुई थी, तो आने के बाद भी मैंने आराम भी नहीं किया, और आते ही फिर मुझे पता था कि शाम के लिए खाना भी जाना है, हमारे फार्म पे खाना भी जाना था और घर में बच्चों के लिए भी मैनेज करना था। मैंने आते ही सारा कुछ, सफाई भी मेरी सारी सुबह की रहती थी करने वाली, तो मैंने जल्दी से बस हंडिया रखी। और क्योंकि अब दोबारा भी उनके लिए जाना पड़ना था, सिर्फ अल्ट्रासाउंड अभी कराया था, पता चला था कि ये मसला है, प्रॉब्लम है, तो लेकिन उसका सलूशन तो ऑपरेशन ही था, और वो कभी भी किसी भी वक्त जाना पड़ सकता था। तो इसलिए मुझे ये था कि सारे काम जो है ना वो जल्दी जल्दी मैनेज हो जाएं, बग़ैर आराम किए मैंने सब कुछ ना जल्दी से मैनेज कर लिया। तब आपको हिम्मत करनी चाहिए, ये नहीं कि आप आराम से डंफ होकर बैठ जाएं कि नहीं अब क्या हो गया, पता नहीं क्या मसला आ गया घर में। और मैंने अक्सर लोगों को देखा रोने ही लग जाते हैं कि पता नहीं ये हमारे घर में मुसीबत आ आती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और यकीन करें काम अगर थोड़ा बहुत करना भी होता है ना तो वो भी रो रो के करती हैं। और तब आप ये मत सोचें कि मेरा आराम, मेरा सुकून ख़राब हो गया और पता नहीं क्या है। जहाँ जब किसी को जितनी ज़रूरत होती है ना, पूरे दिल से उनकी मदद करें, जितना आप कर सकती हैं ना उतनी किसी की हेल्प ज़रूर किया करें।
तो मुझे पता था कि जब वो हॉस्पिटल जाएंगे मुझे ही साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से भी मैं ही गई हुई थी और अब जब भी जाना पड़ेगा मुझे ही साथ जाना है। तो मैंने ये सारे बर्तन वर्तन अपने वॉश किए। कपड़े मैंने एक तरफ मशीन भी लगा ली हुई थी कि कपड़े भी जल्दी जल्दी धुल जाएँ, ताकि बच्चों के कपड़े भी जो है ना वो धुल के इस्त्री हो जाएँ, तो ताकि मैं अगर घर ना भी हूँ ना हॉस्पिटल में हूँ तो परेशानी ना हो। और अब ये देखें कि ये जग है, ये मैंने लस्सी बनाई थी। अब इस तरह के जो जग होते हैं ना, ये भी आप फ़ौरन जो है ना वॉश कर लिया करें। जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करें ना, इसको बर्तनों में सिंक में कभी ना रखें धोने के लिए, वरना ये टूट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। और मैंने भी इसको अभी से पहले यानी कि थोड़ी देर पहले ही बनाई थी, तो मैंने साइड पे इसलिए रख दिया था कि बड़े बड़े बर्तन 3 पतीलियाँ थी ना इसमें, ऊपर नीचे तो ऐसे लग रहा था जैसे ऊपर से धोया ही नहीं जाने थे जग। फिर मैंने कहा था अभी मैंने बर्तन धोने इसलिए, वरना मैं उसी वक्त वॉश करके इसको रख देती हैं। और दूसरी बात ये कि जब मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जग में लस्सी बनाती है ना, तो वही जग ना ले जाती हैं कमरों में किसी को भी देनी हो सर्व करने के लिए। तो ये जो जग जूसर ब्लेंडर वाला जग होता है ना, इसको कभी भी इसमें सर्व ना किया करें, ना इसको इस्तेमाल किया करें इस तरह से। इसको हमेशा दूसरे जग में पलट कर उसमें इस्तेमाल के लिए लेकर जाएँ। चाहे आप बड़ों को ही दे रही हैं तब भी आप इसको ना ज़रूर जग चेंज किया करें बनाने के बाद। शेक बनाएँ, लस्सी बनाएँ, कुछ भी बनाएँ। तो यहाँ पे मैंने जग भी वॉश कर लिया था अच्छे से, और ब्लेंडर भी मेरा जग वॉश कर लिया था अच्छे से, और जग जिसमें मैंने कन्वर्ट किया था वो भी अच्छे से वॉश कर लिया था। बर्तन मेरे सारे धुल गए थे और इसके बाद मेरी हंडिया भी तैयार हो गई थी। तो अब ये देखें, अब यहाँ पे भी आप कहेंगे कि तज़ाद आ रहा है। कहीं आप कहते हैं कि आप अपने आराम को प्रेफर करें, इतना आप काम ना करें कि आपका यानी कि हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल ना हो। हर वक्त अवेलेबल ना होने का मतलब ये नहीं है कि जब आपको किसी को आपकी इतनी ज़रूरत हो, आपके प्यारे हों, और आप कहें कि नहीं मुझे अपना आराम अजीज़ है, मुझे ये काम करना है, नहीं, तब आप ज़रूर करें, सबके लिए करें, चाहे आपको अपना आराम सुकून ही क्यों ना ख़राब करना पड़े। कुछ दिन की बात होती है, 1 आध दिन की बात होती है, 2-4 दिन की बात होती है, ये कौन सा हर तो इस तरह से डिफ़र करती हैं हर चीज़, हर असूल, हर जगह पे इस तरह से फ़र्क आ जाता है बात में कि आप यहाँ पे जैसे लोग कह देते हैं कि इस एक दफ़ा आप कह देती हैं कि हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल ना रहें, लेकिन एक दफ़ा आप कहती हैं कि हर किसी के काम आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, हर किसी के ज़रूर काम आना चाहिए। लेकिन जब आपका ज़हनी सुकून अगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, मैंने अक्सर ऐसे मौक़ों पर भी लोगों को देखा है जहाँ उनकी शदीद ज़रूरत होती है। उनको कहा जाए ना कि अगर अब मैं लेकर गई हूँ, मैं बिज़ी हूँ, अगर किसी को कह देना कि ये काम कर दें, तो वो कहते हैं लो मैं इसके कहने पे काम करूँगी, मैं क्या करूँ, अपने आराम उनको ज़रूरत है, आराम से बैठे काम करते रहेंगे सुकून से, और जब आएँ तो काम वैसे का वैसे होता है, कोई काम नहीं किया होता। क्यों अपनी अनाम है कि मैं क्यों करूँ, खुद ही आके कर लिया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत बुरी होती हैं अपनी और लेकिन दूसरों के सामने ऐसे शो करते हैं, मुझे तो फ़िक्र ही बड़ी है, मैं तो मेरे से ज़्यादा अच्छा तो है ही कोई नहीं। लेकिन इस तरह के मतलबी और सेल्फ़िश और बदतमीज़ किस्म के लोग जो होते हैं ना, वो ज़िंदगी में ख़ुद ही अपना किया जो होता है ना पा लेते हैं। उनसे किसी बहस करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। खामोशी के साथ वहाँ अपना काम करें, आपसे जितना हो सकता है आप करें। उन ऐसे लोगों से बहस मत करें कि ये काम आपने किया क्यों नहीं, या आप ये ऐसे कर सकती थी, मैंने ऐसे कहा था। कोई बात नहीं, अगर किसी ने नहीं किया आप थोड़ी सी और मेहनत कर लें, किसी के लिए थोड़ी सी और एफ़र्ट कर लें, अल्लाह ताला आपको सवाब ज़रूर देगा, आपको उसका अजर ज़रूर देगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे और साथ ही देखें 10 मिनट में आटा बिल्कुल ठीक हो गया था, और इसमें ज़रा भी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, वरना इतना सारा आटा माशाल्लाह गूँधने के लिए आपको तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाता। तो चलें, ये आटा भी मेरा तैयार हो गया था, इसको भी मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया, और तब तक मेरी हंडिया भी रेडी हो गई थी, और फिर मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके थे, वो भी मैंने फैला दिए। और कपड़े मैं नॉर्मली साथ साथ ही वॉश कर लेती होती हूँ। तो हाँ, यहाँ पे भी मैं अगर आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं ना, तो आप जो है ना वॉशिंग मशीन जो ऑटोमेटिक ज़रूर लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने परात जो है ना, ये भी एक चीज़ है कि परात अक्सर लोग ना रख देते हैं ऐसे आटा गूंदने के बाद, इसको भी फ़ौरन वॉश किया करें, वरना ये ड्राई हो जाती है और फिर इसको धोना भी बड़ा मुश्किल होता है। और परात में फिर जब बाकी बर्तन रखते जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए हैं इस परात की वजह से। अच्छा, मैं बात करी थी ऑटोमेटिक मशीन की, तो मशीन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर लें। इसकी इतनी आसानी, इतना सुकून हो जाता है इंसान के, बहुत से काम बना आसान हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सफाई भी साथ साथ कर ली थी, क्योंकि सुबह से मेरी सफाई भी वैसी पड़ी हुई थी, धूप भी बहुत ज़्यादा आ गई थी, मेरा पोर्शन भी खुला है ऊपर वाला है, तो लेकिन फिर भी मुझे धूप में भी ज़ाहिर करनी तो थी, अब ठीक भी नहीं थी वालदा,
तो कोई ना कोई आ भी जाता है। और फिर मैंने सफाई भी की। और मैं ऊपर वाला पोर्शन में रहती हूँ, मैं हमारी वालदा जो है नीचे वाले में होती हैं और मेरी दरानी जेठानी होती है नीचे और मैं ऊपर होती हूँ। तो फिर मैंने सफाई की और साथ ही मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। अक्सर लोग वैसे कहते हैं कि इस ऑटोमेटिक मशीन में ना कपड़े अच्छे से वॉश नहीं होते, या हमें ये प्रॉब्लम होती है या वो प्रॉब्लम होती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर होती भी है, मैं कहती हूँ कि इंसान को ये होता है कि जब जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के खास तौर पर जो बहुत ज़्यादा गंदे कर लेते हैं ना शलवार कमीज़ें, वो वॉश करना थोड़ा सा मसला हो जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि जितना आपको सुकून होता है ना, इतना तो काबिल कबूल है, कोई मसला नहीं होता, उसमें भी आप मैनेज कर लेते हैं। वैसे बच्चों के आप कपड़े उस तरह के ले लें, डार्क कलर के ले लें, या आप उनके अक्सर बच्चों वैसे पैंट शर्ट यूज़ करते हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो शलवार कमीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं गर्मियों में तो ख़ास तौर पर। लेकिन अब वो माशाल्लाह से हिफ्ज़ कर रहे हैं ना, तो अब वो पैंट शर्ट यूज़ ही नहीं करते, अब वो शलवार कमीज़ ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मेरे बच्चे छोटे हैं ना, मेरा बेटा एक तो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े करता है, तो मैं उसके कपड़े लेती हूँ डार्क कलर के हूँ ज़्यादा। तो इसमें और इसमें ये भी है कि जब मैं वॉश कर लेती हूँ ना, स्पिन करने के बाद मैं फ़ौरन ही इस्त्री कर लेती हूँ, ताकि मुझे ना ज़्यादा टाइम ना लगे, पानी लगाने का टाइम ना लगे। और फिर मैं इसको पहले हैंग करूँ, सुखाने के बाद फिर इसको तैर लगा के रखूँ, या फिर दोबारा पानी लगाऊँ, इस्त्री करूँ, तो मैं उसी वक्त ना इनको प्रेस कर लेती हूँ। और अगर फिर भी ज़्यादा इनके ज़ाहिर जो ऊपर लास्टिक होती है वो वाला पूरा हिस्सा ज़रा गीला होता है, या फिर बैन वगैरह, वो मैं फिर धूप में वैसे ही फैला देती इस्त्री करने के बाद। जब ड्राई हो जाते हैं, वहाँ से अच्छे से खुश्क हो जाते हैं, तो वो मैं फिर उनको फैला देती, फिर उनको हैंगर करके रख लेती हूँ। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, इसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।